अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो सबसे फिर अहम मसला है, जो जिन मसाइल पे हमने बात की और जिन रिफ़ॉर्म्स की तरफ हमने इशारा किया, तो उन सब में से जो सबसे अहम है और जो कह लें कि एक बुनियाद है और तरक्की के लिए एक बेस है, तो वो है एजुकेशन। तो अब चूँकि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मज़हब से है कि जिसका आगाज़ ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ से हुआ था, और हम वो उस तरह वो इल्म ना हासिल कर सके जिस तरह दूसरी दुनिया ने उसको वो बुनियाद बना ज़्यादा तरक्की की, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को बुनियाद बना के जो दूसरी दुनिया है उन्होंने तरक्की की। तो हमारे यहाँ पे ये बहुत सारे इश्यूज़ क्यों हैं तालीम के, उस पे बात करेंगे। जो सबसे पहले है वो ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको कैटेगराइज़ किया जाए कि भाई आप इतने फैसिलिटीज़ देंगे, इतना आप स्टाफ को सैलरी देंगे, और इतना आपका इस तरह बिल्डिंग होगा, और इतना आपके साथ खुला एक स्पेस होगा, आपके साथ इतना एक ग्राउंड होगा स्टूडेंट्स के लिए, और इस तरह आपका लैब होगा। और मतलब ये चीज़ें, ये जो बुनियादी जो सहूलियात हैं, ये आप प्रोवाइड करेंगे और फिर आप इतना फ़ीस लेंगे। तो ए बी सी इस तरह कैटेगरीज़, मतलब लोगों की हैसियत के मुताबिक, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। फिर कोई मतलब इस तरह नहीं कर सकता कि चाहिए कि वो 1000 रुपये ले, लेकिन वो 5000 जो है वो क्लेम करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्थ के लिए व्यूअर्स, हेल्थ को इस तरह आज़ाद छोड़ना और एजुकेशन को आज़ाद छोड़ना, ये कौमों को तबाह करने का एक ज़रिया है। क्योंकि अगर सोडा वाटर और इस तरह की चीज़ें जो हैं आम लोग घरों में और पता नहीं किस तरह के हालात में वो बनाते हैं, किस तरह के माहौल में बनाते हैं, फिर वो लोग पीते हैं, और ये हमारे हस्पताल इसलिए तो मरीज़ों से भरे पड़े हैं। तो हेल्थ को इसको बिल्कुल, इसके लिए सख्त किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, और इस तरह एजुकेशन के लिए भी। क्योंकि अभी जो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है एजुकेशन का, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। मतलब ये जो लोग कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं कि भाई ये पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल। कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनकी जो आमदन है वो करोड़ों अरबों किरबों में है, बहुत ज़्यादा है। एक एक बच्चे से वो बहुत ज़्यादा फीसिस कलेक्ट करते हैं। बेशक वो कुछ फैसिलिटीज़ भी देते हैं और अच्छा स्टाफ रखते हैं और बहुत सारे दूसरे, लेकिन ये है कि हर किसी को इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये जांचना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई बंदा कमर्शियल माइंडेड का कि भाई ये इंडस्ट्री है और उसमें पैसा बस एक मरतबा जो है इन्वेस्ट करो और फिर पैसा ही पैसा आएगा, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। क्योंकि फिर एजुकेशन में फिर वो रास्ता तलाश करेगा और वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पे वो फोकस होगा जहाँ से पैसा आता है। और पैसा कहाँ से आता है? अच्छे नंबरात से। तो वो जो फिर इंतज़ामिया है और जो ओनर है, उसका जो फोकस है, उसकी जो तगदो है और उसकी जो काविशें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक होंगी कि मैं किस तरह मार्क्स हासिल करूँ। और वो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर वो 8-10 लाख रुपए खर्च करे एग्ज़ाम में, उसके बदले में उसको जो एडमिशन्स आएंगे, एक एक स्टूडेंट से वो हज़ारों रुपए एडमिशन्स लेते हैं, फिर तो वो 20-30 लाख रुपए तो वो एडमिशन से कलेक्ट कर सकता है। इसकी मिसाल से में इस तरह है कि कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो 15, 20, 30 और 50 लाख रुपए इलेक्शन पे खर्च करे, तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। उसको पता है कि मैं इसको 10 गुना 20 गुना हूँ। तो ये मतलब इन चीज़ों को डिस्करेज करना है, और इसके लिए ज़रूरी बात है कि कैटेगराइजेशन हो इदारों की। और फिर जो लोग इदारा खोलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गौर फिक्र करके उसको ये परमिशन देनी चाहिए कि भाई ये लोग, इनका मकसद क्या है, एजुकेशन देना है या कुछ और है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके अलावा जो सबसे अहम दूसरा हमारा इशू है वो सिलेबस का है। मैं इसको डेट सिलेबस कहूँगा, क्योंकि हमारा बहुत सारे जो हैं वो सिर्फ डिग्री लेते हैं और फिर वो बेचारे डिग्रियाँ हाथ में इस तरह पकड़ के वो जॉब्स के पीछे वो घूम फिरते हैं। और ये मुल्क कितने कितने जॉब्स दे सकता है। तो ये अजीब सी पॉलिसी है। तुम इतने मतलब आपका एजुकेशन सिर्फ सर्विसेज बेस्ड एजुकेशन है, कहते हो हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, तो ज़राअत वहाँ कहाँ पे है? यानी देहात का स्कूल है, वहाँ भी बच्चे वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो सिटी में पढ़ते हैं। यानी पेशावर में कोई जो सिलेबस है वो हमारे किसी देहाती स्कूल में भी है। तो देहात में आलमोस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे होते हैं, और शहरों में इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये टेक्निकल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ ये डिग्रियाँ लेके ये इससे कुछ नहीं बनेगा, बल्कि बेरोज़गारी और जो मायूसियाँ हैं वो बढ़ेंगी। और
प्रॉब्लम तो ये है कि वो जो कंसेप्ट है वो भी तो क्लियर नहीं होता, क्योंकि मार्क्सिज़म एक हमारा एक लानत है हमारे मुल्क में कि हम जितने भी हमारे इदारे हैं, प्राइवेट की मैं बात करता हूँ, सरकार का मुझे पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये है कि नर्सरी से लेकर 10 तक जो स्कूल है, फिर कॉलेजेस हैं, तो उनका जो फोकस होता है वो 80-90% उनकी जो काविशें हैं वो सिर्फ मार्क्स के लिए होती हैं। और टेस्ट, हर वक्त टेस्ट, और मंथली टेस्ट, टर्म टेस्ट, और टेस्ट ही टेस्ट। बच्चा क्या करता है, टीचर क्या करता है, टीचर नोट्स बनाता है, बच्चे को वो देता है या बोर्ड पे लिखता है, बच्चे वो चीज़ें जो हैं अपने साथ नोट करते हैं, फिर याद करते हैं रट्टा लगा के या कोई भी तरीका, और वो पास हो जाता है। क्योंकि टीचर को भी पता है कि अगर मेरा रिज़ल्ट बुरा आता है तो इंतज़ामिया, स्कूल प्रिंसिपल वगैरह ये मुझे स्कूल से बाहर निकाल देगा। तो वहाँ पे कंसेप्ट का तो नाम ही नहीं है, कंसेप्ट का वो तो बिल्कुल इसको इग्नोर कर चुके हैं हम, क्योंकि वहाँ से जो डिमांड आ रहा है कि भाई रिज़ल्ट हमारा अच्छा नहीं है और लोग जो हैं वो सिर्फ रिज़ल्ट चाहते हैं, ये पेरेंट्स का भी डिमांड है। और व्यूअर्स, एक यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो अपने कस्टमर्स के ख्वाहिशात के मुताबिक वो प्रोडक्ट को तैयार करे। अब जो हमारे कस्टमर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनका डिमांड ये है कि भाई बहुत ज़्यादा नंबरात ज़रूरी हैं, मार्क्स ज़रूरी हैं, क्योंकि फिर आगे एडमिशन वगैरह। तो यहाँ से ये चीज़ इसको ठीक करना है कि ये जो लानत है इससे अगर हमें छुटकारा मिले, यानी जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, क्योंकि इससे कुछ बनने वाला नहीं है, तो नाअहल लोग आगे आएंगे। मसलन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मुझसे आप एग्री भी करेंगे कि वो पूरा साल मतलब वो महीने में 1-2 दिन आता है, नहीं आता, गायब रहता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने तलाश कर करके और वो फ़ाइन जमा करता है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं माज़रत के साथ कि वो फ़ीस उनका अलग, ये जुर्माना उनका अलग एक टिप है, वो शौक़ से लेते हैं। और वो पूरे 365 दिनों में तो खैर एकेडमिक डेज़ और वर्किंग डेज़ जो हैं वो तो 250 या कुछ इस तरह होंगे शायद, तो वो पूरे 250 दिनों में हार्डली वो 50-20-30 दिन वो स्कूल आता है। और फिर वो उसका जो एक जादुई स्किल है उसके पास है एग्ज़ाम में पास होने का, तो वो उसको बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस तरह यूटिलाइज़ करता है, अच्छे नंबरात लेता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो किसी सीट पे बैठ जाता है, तो वो तो नाअहल होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है ये इस कौम को बनाने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन हॉलों में क्या होता है। और दुख की बात ये है कि जब पहला पेपर हो जाता है तो पहले पेपर में जो कुछ ना कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो जब देखते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, तो कि भाई ये तो नोट्स से लिख रहे हैं, ये तो पॉकेट्स उनके जेबों में हैं, वो पूरा जो है वो तैयार होके हाल में आता है और पूरा कोर्स उसके पास होता है, तो वो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी उनको देखते हैं और वो भी इस लानत में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसका तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। स्कूल के पास ये है कि जो इंतज़ामिया है, जो टीचर्स हैं, उन बेचारों के पास भी कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि मार्क्स लेने की बात है और वो ले सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम ना होता, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ना होता, तो स्कूल के पास कुछ उसके कंडक्ट के मार्क्स होते, कुछ रेगुलरिटी के मार्क्स होते, कुछ मैनर्स के, डिसिप्लिन के और इन चीज़ों के मार्क्स होते, और एक परसेंटेज फिर कॉलेज में फिर कि भाई कम से कम इतने परसेंट आपने मार्क्स लेने ज़रूरी है कि आप मार्क्स इतने आपके परसेंट होंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। और एक एंट्री टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे एंट्री टेस्ट और वो फेयर होना चाहिए। तो फिर ये एक कंसेप्ट पे फिर काम होगा, और ये जो फोकस है सिर्फ मार्क्स पे, तो ये थोड़ा सा इससे शायद जो हमारी क्वालिटी है एजुकेशन की वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जो सलेबस जो जिस तरह मैंने कहा कि डेट सलेबस है, तो ये अगर इसको टेक्निकल एजुकेशन इसमें अगर हो, मतलब इसमें कोई डिवाइसेस के हवाले से, कारपेंटरी के हवाले से, कोई मशीनों के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सब तो डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर और वकला और जजेस तो नहीं बन सकते। बहुत सारे जो हैं वो 10th के बाद वो तालीमी सिलसिला जो है वो अधूरा छोड़ते हैं। तो अगर उनके पास थोड़ा बहुत इलेक्ट्रीशियन के हवाले से वो उसका एक है, उस ट्रेंड है उस साइड पे और इंटरेस्ट लेता है, या जो दूसरे मतलब ये मोबाइल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और ये चीज़ें अगर वो सीख जाएं 3-4 साल, यानी 6 से लेकर अगर 10 तक वो बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो
प्रोफेशनल चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर वो सीख लें तो मैट्रिक के बाद अगर वो आगे पढ़ना भी नहीं चाहते तो वो अपने देहात में, अपने गांव में, अपनी गली में, अपने बाज़ार में वो एक दुकान वो खोल सकते हैं। वो किसी के साथ तो उसकी नौकरी लग सकती है, वो किसी के साथ काम करेगा और उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये जो बेरोज़गारी का जो ट्रेंड है ये कम हो सकता है। और जिस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जो हुनरमंद आदमी है वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता। यानी हुनर, अभी तो ये जो मैन पावर और फिर जो स्किल्ड पीपल हैं जिनके पास हुनर है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्किल्स हैं, दूसरी दुनिया में वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। मैं एक मिसाल दूँ, जो हेनरी फोर्ड है, जो फोर्ड जो गाड़ियाँ थी, और वो तो एक मैकेनिक था, और भाई मुझे कुछ करना है तो उसने फिर गाड़ी बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया और उसमें फिर गाड़ी बना ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप किया और फिर अपने नाम पे हेनरी फोर्ड उसका पूरा नाम था और फोर्ड के नाम से कंपनी बना ली। तो ये मतलब ये चीज़ें अगर स्किल पे हम आ जाएं, और ये जो सिलेबस है, मास्टर का डिग्री होल्डर जो है, जिसके पास मास्टर की डिग्री है, वो बेचारा सिर्फ़ और सिर्फ चंद रुपए के जॉब के लिए वो घूम फिरता है और 16 साल उसने गुजार लिए और फिर वो चंद रुपयों की खातिर वो एंगेज हो जाता है और सारी ज़िंदगी फिर उसकी उसी तरह गुजर जाती है। तो इससे बेहतर ये था कि अगर मैट्रिक के बाद जो स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली कमज़ोर हैं या फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, तो वो कोई काम करते और वो उससे मतलब बहुत आगे जाते और उनकी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करें तो मुझे यकीन है कि चंद साल बाद फिर यहाँ पे जो गुर्बत का जो रेशो है वो कम हो सकता है। जिस तरह मैंने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मैंने पहले वीडियो में बात की थी, या जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो इमदादी पैकेज के हवाले से जो 12,000 रुपये थे लॉकडाउन के मुतासिरीन के लिए, उस हवाले से जो बात की थी, तो वहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये था कि ये चंद पैसों से, चंद हज़ार रुपयों से इनका कुछ नहीं बनता, बल्कि ये भिखारी बनते जा रहे हैं और इनका जो खुदी है वो तो पहले से कम हो गया है, बल्कि वो उसका जनाजा निकल जाएगा, लेकिन उनकी जो थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरूह होती जा रही है। तो उनके लिए अगर इस तरह मनसूबा साजी होती कि चंद ख़ानदानों के लिए पैसे कलेक्ट किए जाते और उनके लिए कोई कारोबार शुरू करते, कोई भी उनके लेवल के मुताबिक कारोबार, तो ये अपने पैरों पे खड़े हो जाते और फिर ये उनको भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। तो हम अपने कौम को अनफॉर्चुनेटली इस तरह हमने उनको रखा है कि भाई ये हम हमेशा हमारे मुहताज रहें और चंद हज़ार रुपये हम इनको देंगे और इनकी ज़िंदगी इस तरह गुजरेगी और हमारा सिस्टम और कारोबार इस तरह चलेगा। तो अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करूं तो जो टीचर्स अपॉइंटमेंट है, तो इसका क्राइटेरिया सख्त होना चाहिए और उसके लिए जो पैकेज है वो हैंडसम होना चाहिए, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो फिर जो हमारी जो कम्युनिटी है, तो उसके जो इंटेलिजेंट लोग हैं तो वो इस साइड पे आएंगे। यानी अगर जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स में बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं और हेल्थ और जो मेडिकल केयर है या दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी दी जाती है, घर दिए जाते हैं, तो ये अगर मराहत हों तो फिर जो इंटेलिजेंट लोग हैं फिर वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो जज बनना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो टीचिंग में आएंगे। लेकिन अगर हैंडसम सैलरी हो, अच्छी सैलरी हो, और इसका जो क्राइटेरिया है जो अपॉइंटमेंट का, तकर्रुरी का, तो ये टफ़ होना चाहिए, सीसेस से भी ज़्यादा टफ़, और ये सिर्फ रिटन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग जो है ये अलग एक कह लें एक फ़न है, एक ऐसा हुनर है, एक स्किल है जो हर किसी में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना और दूसरों को कन्विंस करना और लोगों को फिर एजुकेशन की तरफ राग़िब करना और उस पेशे को इंटरेस्ट बनाना, ये एक अलग स्किल है, एक महारत है। तो ये सिर्फ रिटन टेस्ट और इस तरह इंटरव्यूज से नहीं, बल्कि डेमो से, और बाकायदा एक प्रोबेशन पीरियड हो, एक टफ टेस्ट अगर पास हो जाए, उसके बाद एक टफ किस्म की इंटरव्यू हो, उससे अगर कामयाब हो जाए तो फिर 5-6 महीने का, साल का एक प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए।
तो जो चलने वाले हैं वो चल पड़ेंगे और जो नहीं चल सकते तो उनको निकाला जाएगा। तो फिर इस एजुकेशन फील्ड में ज़बरदस्त किस्म के लोग आ जाएंगे, और अगर ज़बरदस्त किस्म के टीचर्स आ गए तो फिर डेफिनेटली इसका जो असर है वो नस्लों पे पड़ेगा, और जो स्टूडेंट्स सीखने आएंगे तो वो फिर कुछ लेके जाएंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप अंदाज़ा लेना चाहते हैं कि जो ये हाकिम वक्त है, जो हमारे हुक्मरान है, वो एजुकेशन के साथ कितने मुखलिस हैं और कितनी वो उनका जो नारा था या जो नारे थे इससे पहले, या जो करंट गवर्नमेंट है कि तालीमी इमरजेंसी या तालीम को अहमियत देना वगैरह वगैरह, आप इस बात का अंदाज़ा बजट से ले सकते हैं। कोई भी बजट, ये जो करंट बजट है या इससे पहले जितने बजट बनाए गए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लें कि कितने पैसे जो हैं वो एजुकेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो पता लग जाएगा कि भाई कितनी अहमियत है। क्योंकि याद रखें, बंदा जिस चीज़ के साथ मोहब्बत करता है, जो चीज़ उसको अज़ीज़ है, उस पर वो पैसे खर्च करता है। बाज़ लोग गाड़ियों के शौकीन होते हैं, वो एक्सपेंसिव किस्म की, लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। बाज़ बड़े बड़े घरों के और कोठियों के शौकीन होते हैं, उस पे पैसे खर्च करते हैं। बाज़ लोग पेट पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। बाज़ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पे लोग पैसे खर्च करते हैं क्योंकि वो उसे अज़ीज़ होती है वो चीज़। तो अब इससे आप अंदाज़ा लें कि हुकूमत वक्त को हमारे प्यारे वतन के जितने भी हुक्मरान गुज़रे हैं, तो उनको एजुकेशन से, इस इल्म की रोशनी के फैलाव से कितनी मोहब्बत है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते। अच्छा, जो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से मैंने बात की कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज लाजमी है कि हम इसमें लेके आएँ। इंडस्ट्रियल साइड पे हम कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करें, एग्रीकल्चर साइड पे ऐड करें कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, और जो मोबाइल है, कंप्यूटर है और दूसरे डिवाइसेस हैं उससे रिलेटेड अगर टेक्निकल चीज़ें जो हैं, सब्जेक्ट जो हैं उसमें शामिल हो जाएँ तो फिर इसका फ़ायदा होगा। अब सिंगापुर की मिसाल लें, वहाँ पे 20 जो परसेंट टाइम है तो वो क्लास में वो गुजारते हैं, 80% वो प्रैक्टिकल ये चीज़ें उनको सिखाते हैं। और इसी तरह फ़िनलैंड आपको पता है टॉप पे है, फिर जापान है, फिर उसके बाद साउथ कोरिया है। तो या अगर ये छोटा सा मुल्क श्रीलंका, वो 100% फ्री एजुकेशन देता है यूनिवर्सिटी तक। ये कितनी बड़ी बात है। और वहाँ पे रेशो जो है एजुकेशन का आपको पता है 97% है, क्योंकि वो एजुकेशन को अहमियत देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हाकिम वक्त जब भी होता है, ये नहीं कि आज की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी थे, तो उन्होंने एजुकेशन को हमेशा जो है सगे भाई जैसा सलूक नहीं किया। जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं तो उन्होंने एजुकेशन को वो अहमियत नहीं दी है जितना इसका हक़ बनता है। तो व्यूअर्स, ये चंद बातें आपसे शेयर करनी थी। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि जितना आप कर सकते हैं और अपने हिस्सा कम से कम इसमें डाल लें, क्योंकि आपका भी फ़र्ज़ है कि हम इस प्यारे वतन में जितना हमसे हो सकता है अपना हिस्सा इसमें डाल सकें। और अगर आपको लग रहा हो कि भाई हाँ, ये जो मैसेज है इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड भी करें और इस पे थोड़ा सा काम भी करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो मकसद है, इसका जो नाम है अ स्टेप टुवर्ड्स लाइट, मैं अपने लेवल के मुताबिक ये कोशिश में जारी रखूँगा। लेकिन जब आप मेरे साथ ताउन करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तो फिर मेरा ये जो काम है, मेरी जो कोशिश है, इसमें निखार आएगा और इसमें डेवलपमेंट आएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और घंटी के बटन को भी क्लिक करते जाएं, ताकि जितने मैं वीडियोस बनाऊंगा वो उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग।